हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए जीएस पेपर 1 का डिस्कशन लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि जीएस पेपर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आप इसको अच्छे से डिटेल समझ सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो भारतीय मूर्ति कला किस समय की, मध्यकालीन भारत की, उस समय के समाज जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही थी, उसका कैसे प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी कि उस समय का जो मूर्ति कला बनाई गई थी, जैसे हम खजुराहो की बात करें या फिर जो भी मूर्ति कलाएँ थीं, उसका समाज जीवन पर क्या प्रतिनिधित्व प्रभाव पड़ रहा था, या कैसे वो सामाजिक जीवन को रेगुलेट कर रही थी या कैसे उसे गाइड कर रही थी। इसके बारे में हमें 150 शब्दों में लिखना है। तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेलकृत स्थापत्य को लेकर। तो आप इसे क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। आप अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूँगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन बात करता हूँ। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। जैसा कि आप सबको पता ही होगा या आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि अंग्रेज़ों की जो सेना थी, जिनके पास कम सिपाही होते थे, और जो भारतीयों की सेना थी उनके पास ज़्यादा सिपाही होते थे, फिर भी वो जीत जाती थी। कैसे? अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीयों को भर्ती करते थे अपनी सेना में और उन्हें ट्रेनिंग देते थे। जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी, तो जो कि भारतीय जो प्रशिक्षित नहीं होते थे, तो भारतीय शासकों की जो सेना थी वो इतनी प्रशिक्षित नहीं होती थी जो इतनी की ब्रिटिश की होती थी। इसलिए जो ब्रिटिश सेना हमेशा उनसे जीत जाती थी। इसके बारे में थोड़ा हमें बैलेंस करके लिखना है आंसर को। तो आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपने इसको भी पढ़ा होगा। इस बार पेपर काफ़ी सरल आया है, मुझे तो ठीक लगा, काफ़ी अच्छा पेपर लगा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि अचानक वृद्धि क्यों मिली। आपको पता ही होगा कि 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ से जो अनाज था वो बाहर भेजा जा रहा था। आपने पढ़ा ही होगा अमेरिकी गृह युद्ध, वहीं समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। और जब वहाँ पे अनाज, हमारे यहाँ से अनाज बाहर जाने लगा और यहाँ पे नील की खेती शुरू होने लगी, तो जो सूखा वगैरह पड़ा और हमारे यहाँ पे अनाज की अनुपलब्धता हुई है, जिस कारण यहाँ पे जो अकाल की संभावना है या फिर जो अकाल का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिला है। इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि जो प्राथमिक चट्टान है किसे कहा जाता है, यानी आग्नेय चट्टान, कि वही सबसे प्राइमरी चट्टान है, मतलब सबसे पुरानी है। तो इसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें रवे हैं कि नहीं हैं, ये परतदार है, इसमें पानी सूख पाता है कि नहीं सूख पाता है। तो ये भी जो विशेषताएँ हैं आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। और इसके जो इतने भी प्रकार हैं, तो जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, है ना, एंडेसाइड वगैरह, ये सब प्रकार हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए रंग निर्धारित करने का संकेत की चर्चा की गई है इसमें। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सीधा पूछा गया है कि जितनी मौसम चेतावनी प्रणाली है, तो उसमें जो लाल, पीला कलर, जो येलो कलर जो भारतीय मौसम विज्ञान है जारी करता है चेतावनी को लेकर। तो अब इसको भी, ये सिंपल क्वेश्चन है, भी आपने डीएस में पढ़ा होगा, तो अच्छी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगला है, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। दक्कन ट्रैप यानी कि प्रायद्वीपीय भारत वाला रीजन। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, इनकी संभावना की खोज की बात कर रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे संसाधनों मिलने की, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था, जैसे हम 2021 में बात करते हैं, वहाँ पर ये पूछा था कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है ना। तो उसी से मिलता जुलता है, आप उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। पवन ऊर्जा, आपको पता ही है, पवन चक्कियाँ जितने भी तट वगैरह होते हैं इन पर लगाई जाती हैं, अच्छे से हवा मिल जाती है, यहाँ पे पवन चक्की लगा के हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इनका सीमित क्षेत्रीय विस्तार है, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अच्छे से इनको विस्तार से लगा सकें। तो इसके बारे में कहना है कि टेक्नोलॉजी का अभाव है, ये सब है। और बाकी जो भी है आप लिख सकते हो, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन। तो
क्या बात कर रहे हैं, पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में लिखना है। किस चीज़ में, वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था या कोविड के दौरान ही शुरू हो गया था, तो इसका पारिवारिक संबंधों पर छानबीन यानी क्या असर पड़ा है और उसका मूल्यांकन करना है हमें। तो हम सीधे से बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें सुधार हुआ है, बच्चों की देखभाल उनमें सुधार हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव वे में इसको हमें लिखना है। अच्छे से लिखा जिन्होंने लिखा है वो तो अच्छे से लिख के आए हैं, लेकिन हमें अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ समझना होगा कि किस प्रकार से हम इसका मूल्यांकन करेंगे। पॉजिटिव वे में लिखते हुए थोड़ा सा एक जो आपको लगता है प्रॉब्लम है उसमें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अगर आप चुनौतियों की बात करें तो हाँ, वर्क फ्रॉम होम में अगर कोई समस्या आती है तो अगर जहाँ तक मुझे लगता है इतना इशू बड़ा इशू नहीं है, पॉजिटिव वे में आप लिख के इसे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। टियर 2 शहरों की बात हो रही है, नव मध्य वर्ग है, उपभोक्ता संस्कृति। आपने जैसे हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर यानी कि जो भी आपका कंजप्शन ऑफ कल्चर ऑफ कंजप्शन है, इसमें क्या होता है, उपभोग हम वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा करते हैं, और नव जो मध्य वर्ग है वो ज़्यादा ही संख्या बल उनकी ज़्यादा है तो उपभोग भी ज़्यादा होता है। तो टियर जो 2 शहर हैं इनका विकास कैसे संभव होगा। जैसे आप जब यहाँ पे उपभोग ज़्यादा होगा वस्तुओं का तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, संसाधन है ना, तो ऐसे ही पूरा चक्र चलता रहता है। तो इससे विकास होने की संभावना, डिमांड बढ़ती है, उद्योग लगते हैं, रोज़गार इंक्रीज़ होता है, रोज़गार जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, सेविंग होगी, निवेश होगा, पूरा एक चक्र चलता रहता है। इसका भी आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। जनजातीय विविधता है, पूरे भारत में है, तो इसमें एकल श्रेणी की बात कह रहा है, तो एकल श्रेणी के संदर्भ में आपने को मानना है और किसी विशिष्ट संदर्भ में, तो आप इसको ले सकते हो। जैसे कि इनका बता सकते हो कि एक नेचर को मानने वाले, जितनी मोस्टली जनजातियाँ क्या कर, मोस्टली क्या सभी जनजातियाँ नेचर को मानती हैं, नेचर की प्रकृति पूजक बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और दूसरा क्या, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा हमें अच्छे से देखने को मिलता है। और हम इसमें क्या बता सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बराबर मिलेगा, हो सकता है कहीं कहीं जनजातियों में आपको वुमेन एम्पावरमेंट बराबर से भी अपर उठ जाए, ठीक। और इनका जो पारंपरिक ज्ञान होता है वो भी अच्छा खासा रहता है। तो इनका जो एकल श्रेणी में अगर कहोगे विशेष संदर्भ में, तो विशेष संदर्भ यही है, तभी इनको एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। बाकी तो सब विविधता है ही उनमें। चलिए, क्योंकि थोड़ा समाज से कटी हुई रहती हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं होती हैं, इसलिए थोड़ा एक श्रेणी में आ जाती हैं, बाकी का कोई कुछ नहीं। समाज की मुख्य धारा में अगर शामिल हो जा रही हैं, पारंपरिक ज्ञान को भी साथ में लेके भारतीय परंपरा को लेकर चल रही हैं, तो बाकी सब ठीक ही है। क्वेश्चन 11, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण से विचार कीजिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में भी आया था कि प्रशासनिक सामाजिक एकीकरण, ये जो क्वेश्चन है इस बार का, इस क्वेश्चन को एकीकरण के पहले की चीज़ के बारे में पूछा गया है, और जो 21 में क्वेश्चन आया था वो एकीकरण के दौरान यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का था, और ये पहले का था। दोनों क्वेश्चन एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बस टाइम पीरियड अलग है। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आप इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। तो आपको पता ही होगा कि गुप्त काल और चोल काल में ऐसे कौन से क्रियाकलाप हुए हैं जिनका योगदान अच्छे से भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में देखने को मिलता है। जैसे कि गुप्त काल में स्वर्णयुग भी कहा जाता है गुप्त काल को, जैसे गणित का विकास होना, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सब कैसे होगा, वहाँ पे सोने सिक्कों की मात्रा भी ज़्यादा चलाई जा रही थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो अच्छा खासा योगदान रहा है। शास्त्रीय युग भी कहा जाता है इसी गुप्त काल को, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं अगर चोल की, तो चोलों में आप जानते हो यहाँ भव्य भवन निर्माण भी होते थे, विशाल मंदिर, जैसे कि आप तंजौर का मंदिर का नाम सुना होगा, तो सबसे ऊंचा बड़ा मंदिर माना जाता है इनके काल का। दीवारों पर चित्रों का उल्लेख होता था यहाँ पे। स्थानीय स्वशासन में भी अच्छे थे, तो यहाँ पे इनका भी योगदान दे सकते हो आप, तो ऐसे अच्छे से लिख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। तो आपने यहाँ यह बताना है कि इन मिथक कला और वास्तुकला में जो सिंह हैं और वृषभ हैं, इनकी आकृतियों पर महत्व चर्चा करना है। सिंह बताना, जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट्रल विस्टा पे जो मूर्ति इनॉग्रेट की गई है, उसमें जो शेरों की आकृति को
दूसरे रूप में दिखाया गया है तो सही नहीं है, इसलिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है। जबकि हमारे यहाँ पे जो अशोक चक्र स्तंभ है तो उसमें शांति प्रिय शेर दिखाए गए हैं, और बिरसा है जो वैभव के रूप में है, तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री क्वेश्चन है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग, इनके योगदान का वर्णन करें। ठीक है, अब जैसे समुद्री धाराएं हैं, आप जानते हो समुद्री धाराओं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, अब ये प्रभावित करने के कार्य कौन कौन से हो रहे हैं देख सकते हो आप। एक है टेम्परेचर, दूसरा क्या है, आपने जैसे AMOC के बारे में सुना हो, अटलांटिक, वहाँ पे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो इसमें जलवायु परिवर्तन ही बड़ा योगदान देता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं, इससे धाराएं परिवर्तित या ठंडी गर्म जो भी मिक्स होता है इसमें हो जाता है, तापमान का इशू हो जाता है, चक्रवात भी कभी कभी धाराओं को डिसाइन कर देते हैं, तो उसमें भी। अब इससे क्या होता है, आपको पता होगा, जो ठंडी गर्म जल जब मिलते हैं तो यहाँ मत्स्य उद्योग अच्छे से हो जाता है, और जब ये सब नहीं हो पाएगा अच्छे से तो मत्स्य उद्योग भी प्रभावित होगा। तो इसको आप अच्छे से रेट करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अच्छे से। चलिए, जैसे अमेरिका के उत्तरी तट पे मत्स्य उद्योग अच्छे खासा है, और वहाँ पे एक समय होता है जहाँ पेरू के तट पे भी मत्स्य उद्योग अच्छे से चलता है। तो वही है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं तो वहाँ पे हमारे मत्स्य उद्योग देखने को अच्छे से मिलता है, और उसी का अगर नकारात्मक प्रभाव आता है तो ये प्रभाव मत्स्य उद्योग पर भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें। रबर उत्पादक देश हैं, अब हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा कौन से मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो सामना किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इशू बना हुआ था करंट में, तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितने भी रबर उत्पादक देश हैं, यहाँ पे एक इशू है, कौन सा, एक तो जलवायु परिवर्तन है, दूसरा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है कि जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका ह्रास देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पे निर्वनीकरण से भी इनको नुकसान है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो डिसीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं, जितने भी रबर प्लांट होते हैं उनमें डिसीज़ लग रही हैं, तो इनमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये मुद्दे सामने आए हैं, तो उसने पूछ लिया इसीलिए। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको पता है, जल संधि या स्थल संधि कैसे व्यापार को प्रभावित करती हैं, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे करता है? तो आपको पता होगा क्षोभमंडल सीमा में सारी मौसम घटनाएं होती रहती हैं, बादल का बनना, बादल फटना, जो भी है, तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगला है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। तो जैसे कि भारतीय समाज जिस प्रकार जातियाँ का ग्रुप चल रहा था, क्षेत्र का ही ग्रुप होता है, धर्म का ही ग्रुप होता है, उसी के समानांतर पंथ का, जैसे कि संप्रदाय, कबीर पंथ है, रहीम पंथ, जो भी है, तो जब ये पंथ कोई बड़ा रूप ले लेते हैं तो एक धर्म का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी धर्मों में सुधार के लिए पंथ निकले हैं, या तो वो धर्म बन गए हैं या वो पंथ के रूप में अगर प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ है तो रह गए हैं। जैसे कि हम सिख धर्म की बात करें तो ये भी पहले पंथ था, फिर धर्म के रूप में इसने अपने आप को सुधार के रूप में निकाला है, धर्म में परिवर्तित हो गया है, ये भी कर सकते हैं आप, जो विशेषता है इनके बारे में आप कर सकते हैं। अगला है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप, क्या पूछा है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता में जो भारतीय रूप है उसके बारे में सहिष्णुता, जो सम्मिलन है, और बहुलता कैसे मुख्य तत्व के रूप में भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है भारतीय, उसमें सहिष्णुता भी है, सम्मिलन भी होता है, बहुलता भी होती है। तभी इस धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, ऐसा नहीं है किसी को छोटा किसी को बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर से दर्जा दिया जाता है, तभी यहाँ पे बहुलता और विविधता में एकता देखने को मिल जाती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अपर्याप्त संसाधन, पूरी पृथ्वी पे अपर्याप्त संसाधन, यानी कि हर देश के पास ऐसा तो है नहीं कि सारे संसाधन उपलब्ध हों, तो हर देश के पास अपने अपने संसाधनों की उपलब्धता है और अनुपलब्धता भी है। तो आज हम भूमंडलीकरण में देखते हैं कि इतनी नई तकनीकें बनती हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन से हमें तकनीकों का आदान प्रदान देखने को मिल जाता है। और भारत के विशेष संदर्भ में बात करनी है तो भारत में तकनीकों का अभाव रहता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भूमंडलीकरण की वजह से या फिर भूमंडलीकरण के द्वारा हम अपनी तकनीकें का आदान प्रदान करके भारत में एक अच्छी से क्रांति ला सकते हैं। तो यही आज का हो गया है। वहीं अगर आप देखें तो 2020 में
वैसे भी ग्लोबलाइजेशन से मिलता जुलता एक सवाल आया था, आप देख लीजिएगा स्थानीय पहचान करके, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, कम से कम 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस आज मतलब कल जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, इस पेपर में क्वेश्चन जो आए हैं उनको आप रिलेट किएगा। तो आप जैसे लिंक करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसा ट्रेंड चल रहा है, और आप क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।